हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एक नए काव्य खंड के साथ आया हूँ। ठीक है, इसमें हम जो हैं आप लोगों को जीवनानंद दास जो एक काव्य लिखे हैं उनके बारे में हम बताएंगे, है ना। ये जीवनानंद दास जी जो हैं ये लिखे हैं अपने बंगाल के प्रति, बंगाल की मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाए हैं इस कविता में, है ना। इस कविता का नाम क्या है जी? लौट कर फिर आऊंगा। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर, है ना, लौट कर आऊंगा फिर, समझे ना। इस कविता का नाम है, समझे। देखिए यहाँ पर लौट कर फिर आऊं मतलब लौट कर आऊंगा फिर। तो चलिए इसके पहले हम लोग जो है कविता को पढ़ने से पहले जीवनानंद जीवनानंद दास का थोड़ा सा जीवनी को हम लोग देख लेते हैं, समझे। देखिए बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास है ना। बंगाल जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, वहां के एक बहुत ही सम्मानित और बहुत ही विख्यात एक कवि हैं जिनका नाम क्या है जी? जीवनानंद दास। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था, समझे ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बंगाल के साहित्य के आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने नेतृत्व किया उनमें भी इनका एक प्रभावशाली मतलब योगदान रहा, है ना। ये प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास भी हैं। ये भी अपना वहां पे जो काव्य आंदोलन चल रहा था, आधुनिक काव्य आंदोलन, उसमें भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था कि रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य या स्वच्छंदतावाद काव्य से अलग हटकर कविता की एक नई यथार्थ भूमिका तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, है ना। यानी स्वच्छंदवाद यानी अपने आप की भावना को प्रकट करना, यहाँ पर इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। और उसके क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बहुत अच्छे कवि थे, है ना, बहुत चर्चित कवि थे, समझे ना। तो उनसे उनके स्वच्छंदतावादी काव्य से हटकर इनका एक अलग पहचान बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही क्या था जी यहाँ पे चैलेंजिंग भरी था। अब उसके बाद देखिए आगे जो है इसमें क्या है कि उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर जड़ों को पहचाना और अपनी कविता को स्वर दिया, है ना। उस बंगाल में ये अपने आप को इतना मतलब बंगाल के धरती में बंगाल के प्रति इतना प्रेम, इतना रुचि दिखाए, है ना, उसके बारे में इतना जाने और वो जानकर बहुत जाने, है ना, बहुत जानकर वो क्या किए जी उनके वो अपनी जो आप जाने जो अपने बंगाल के प्रति उनका प्रेम भाव था वो सब के सब क्या किए जी अपने कविता में उतारने का काम किए। उन्होंने भाषा, भाव, दृष्टिकोण में नए शैली, सोच, जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया है ना। सिर्फ 55 साल की उम्र में बेचारे क्या हो गए जी? ये मर गए थे, है ना। एक मार्मिक दुर्घटना के कारण इनका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था जी? 1954 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, कितने साल में हुआ था? 55 साल में। कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, जन्म कब ले थे? तो 1899 में। ठीक है, तब तक उनके सिर्फ कितने काव्य ही संकल्प प्रकाशित हो चुके थे? 6। ये भी याद रखिएगा, कितने काव्य प्रकाशित हो गए थे जी? 6 काव्य जो है प्रकाशित हो गया था। कौन कौन काव्य था? तो झाड़ा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, है ना, और महापृथ्वी, है ना, और क्या है जी यहाँ पे सतटी तारा तिमिर और जीवनानंद दास दारेश श्रेष्ठ कविता, ये जो है इनका सब प्रकाशित हो चुका था।
ठीक है, यानी 6 कविता 6 काव्य जो है ये मतलब इनको प्रकाशित हो चुका था, और बहुत सारा काव्य और बहुत सारा कहानियां, बहुत सारा उपन्यास ये लिख लिख के रखे हुए थे। जैसे में देखिए, जब ये मर गए थे ना, तो जब मरने के बाद इनका जो प्रकाशित हुआ वो कौन था जी? रूपसी बंगला, है ना, रूपसी बांग्ला, और बेला अलबेला कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी नीत, है ना, ये जो है 4 गो इनके मरने के बाद जो है ये प्रकाशित हुआ था, समझे। फिर उसके बाद जो है इनके मरने के बाद 100 कहानी इनका प्रकाशित हुआ था, समझे, और 13 गो उपन्यास इनका प्रकाशित हो चुका था। तो ये याद रखने की जरूरत है, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों से पूछ दे, समझे ना। तो ये पूछे तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, याद रखिए अच्छे से, जितना अच्छे से याद रखिएगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। देखिए, वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रनोत्तर युग की श्रेष्ठ मतलब प्रेम कविता की संज्ञा दी गई, है ना। प्रबुत्र मतलब बुद्धिमान होता है ना। तो बुद्धिमान आलोचकों के द्वारा इनकर जो कविता था जिसका नाम क्या था जी? वनलता सेन। तो वनलता सेन को जो है ना इन लोगों ने भी क्या किया, बहुत सराहा, और सराह कर सबसे अच्छा प्रेम की कविता कहे, ठीक है। वस्तुतः संज्ञा कविता बहुआमी, है ना, भाव व्यंजन का उत्कृष्ट उदाहरण है, समझे। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब दिया गया था जी? 1952 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ काव्य का पुरस्कार भी दिया गया था। वनलता सेन जो है ये प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा, ज्ञानी आलोचकों के द्वारा उसको सम्मानित भी दिया गया, है ना, मतलब सब सर्वश्रेष्ठ कहा भी गया। और फिर उसके बाद जो है 1952 में ये निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को यहाँ पर पुरस्कार भी दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वनलता सेन को किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया जी? तो निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। कब दिया गया जी? तो 1952 में, है ना, 52 में। किसको दिया गया था? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कौन से, मतलब जीवनानंद दास के कौन से काव्य को 1952 में सर्वश्रेष्ठ काव्य का मतलब क्या बोल सकते हैं, पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे वनलता सेन। ऐसे करके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ समकालीन हिंदी प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की प्रस्तुत कविता है। देखिए, पहले बताया कि जीवनानंद दास जो है वो कैसे कवि हैं? तो बंगाली कवि है, बंगाली भाषा के कवि है ना। इनकर ये जो कविता जो है, ये काव्य जो है, ये इसको में प्रगति हिंदी में जो प्रकाशित किए, जो हिंदी में रूपांतरित किए, उनका नाम क्या था जी? प्रयाग शुक्ल, ठीक है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहु प्रचारिता कविता मतलब है कविता में कवि जो है क्या करते, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को, परिवेश को ये बहुत अच्छे से दर्शाने का काम करते हैं। बंगाल अपने नए ग्रीक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता के विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी, यानी कह रहे हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमारा देहांत भी हो जाए, अगर हम निधन भी, अगर मर भी जाए, तो फिर भी हम कहाँ आए जी? इसी बंगाल के धरती में आके हम यहाँ पर रहें और इसी बंगाल के धरती में फिर से हम जन्म लें। यही क्या कौन कहना चाहते हैं जी? जीवनानंद दास जी, है ना। यहाँ पे क्या दर्शाता है? इनके मातृभूमि के प्रेम को बहुत मतलब गहरे से यहाँ पे दर्शाए हैं, कम वर्ड में, और बहुत अच्छे से ये दर्शा दिए हैं। तो चलिए अब क्या चलते हैं, यहाँ पे कविता पे चलते हैं। तो कविता पे चलते हैं तो साथ में सारांश को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना। देखिए क्या है, खेत है, कविता है, लौटकर आऊंगा फिर में, है ना। क्या यहाँ पर जी? खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में, है ना।
कहते हैं, कवि कहते हैं कि जिस बंगाल में धान के हरे भरे धान के खेत हैं और जहां नदियां बहती हैं, है ना, उस बंगाल में मैं आऊंगा फिर एक दिन लौटकर, या आऊंगा लौटकर फिर, समझे ना। वो अपने बंगाल में कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद भी हम क्या चाहते हैं जी, हम इसी बंगाल के नदियों की नदियों में पानी बहने यानी जल बहने की स्वर को सुनना चाहते हैं, इसी खेत और खलिहानों में रहना चाहते हैं, इसी खेत और खलिहानों की सुगंध को सूंघना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे करके अपना बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है जी, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, बोल रहे हैं कि अगर मैं इस जीवन को त्यागता हूं, अगर मैं मरता हूं, तो हो सकता है कि मैं मनुष्य रूप में जन्म ना लूं, हो सकता है कि मैं कुछ और रूप में जन्म लूं। जैसे मैं यहाँ पे अपना पहला जो दर्शाए हैं एक अबाबिल के रूप में दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं एक अबाबिल हो, अबाबिल यानी पक्षी, है ना, पक्षी जो होकर एक अबाबिल पक्षी है, पक्षी हो, फिर कौवा उस भोर का फूटा नई धान की फसल पर जो, समझे ना। बोल रहे हैं ना कि हो सकता है कि अबाबिल हो जाऊं या मैं कौवा हो जाऊं, और कौवा के रूप में हो सकता हूं कि धान के फसलों पर आके मंडराता रहूं, है ना, समझे। ये कवि मतलब यहाँ पे कहना चाहते हैं। और जैसे ही भोर होता है ना, भोर जैसे सुबह सुबह दम हो गया, समझे, सूर्य का प्रकाश जो है आता है, और आते हुए देखिएगा जैसे ही भोर होगा ना, तो पक्षी जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे अपना जाते हैं, कुछ मतलब खाने के लिए, है ना, कुछ अपना खाने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए। तो बोलते हैं कि जैसे ही मैं भोर से निकलूं, भोर में निकलूं, है ना, जो जैसे ही किरण फूटे और मैं निकलूं वहां से, तो मैं बंगाल के खेतों में ही जाना चाहता हूं। फिर कहते हैं कि कुहारे के पाले से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। बोलते कि धान के खेत में छाए कोहरे और कटहल के पेड़ की छाया तक जहां वह एक दिन एक कौवा के रूप में आएंगे और आकर अपनी वहां पर पहचान और अपनी मातृभूमि के प्रेम के प्रति बहुत ही क्या हो अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। फिर है कि बनकर शायद हंस में, अब क्या कवि बनना चाहते हैं जी, कहते हैं कि पहले मैं अबाबिल बन सकता हूं, हो सकता है कि अबाबिल भी ना बनूं तो हो सकता है कौवा बनूं। अब किसकी कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद मैं हंस बन जाऊं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, बोल रहे हैं उसके बाद ना कि हो सकता है कि कोई किशोरी है जो घुंघरू पहने हुए है, लाल मत घुंघरू पहने हुए है, उस घुंघरू को पहनकर मैं पानियों में तैरूं, है ना, तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में, गंध जहां होगी भरी घास में। बोल रहे हैं कि जहां मैं उस मतलब मैदान में, उस मतलब पानी में, उस मतलब नदियों में, मतलब मैं तैरता रहूंगा किशोरी का घुंघरू पहनकर, जहां की हरी भरी घास, हरी भरी फसलें सुगंध देंगे, गंध देंगे, बहुत अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे सुगंध देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे कहना इनका है। फिर कहते हैं आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। कहते हैं कि अगर ये नदियां, अगर ये मैदान बंगाल के अगर हमको बुलाते हैं तो मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगा, है ना। मैं आऊंगा जिसे नदी धोती रहती है पानी, है ना, से इसे हरे सजल किनारे पर। कहते हैं कि मैं उस नदी पे भी आऊंगा, है ना, जहां पे नदियां जो है क्या करती है जी, नदियां जो है मतलब धोते रहती हैं, जहां पे नदी जो होता है बहते रहता है ना, पानी आते जाते रहता है, समझे, वहां पर जो है मैं फिर आऊंगा लौटकर, समझे। अगर हमको बंगाल की धरती, बंगाल की मैदान अगर बुलाते हैं तो मैं जरूर आऊंगा लौटकर, ठीक है। फिर कहते हैं शायद तुम देखोगे शाम के हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। कहते हैं पहले क्या कहें जी कि मैं हो सकता हूं कि मनुष्य न बनूं तो अबाबिल बनूंगा, मैं हो सकता हूं कि अबाबिल भी ना बनूं तो कौवा बनूंगा, अगर हो सकता है कि मैं
हो सकता है क्या कि अगर मैं कौवा भी ना बनूं तो हंस बनूंगा, अगर हो सकता है कि मैं हंस भी ना बनूं तो क्या बनूंगा जी, उल्लू के रूप में आऊंगा, है ना। शायद तुम कपास के पेड़ पर उसकी बोली, है ना, हो सकता है कि तुम कपास के ऊपर उसका बोली को मतलब तुम सुनो, है ना, कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे, समझे ना। घसीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मैं उल्लू भी ना हूं, तो हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा हूं जो एक मुट्ठी चावल लेकर या कोई अनाज लेकर वो घसीली मतलब है मैदानों में या कहीं पे चावल को फेंक रहा हो या किसी पक्षी को खिला रहा हो, तो हो सकता हूं कि मैं वो बच्चा भी हो सकूं, है ना, मतलब हूं। कहते हैं फिर उसके बाद कि देखोगे रुपसा से गंदेले पानी में, है ना। कहते हैं कि देखोगे तुम हमको, हो सकता है कि रुपसा गंदेले पानी में, यानी जहां पे नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। कहते हैं ना कि हो सकता है कि अगर उस लड़के के रूप में भी ना हो, तो हो सकता है कि गंदेले से कपड़ा पहने हुए, है ना, नाव फटे हुए कपड़ा पहने नाव को खेता रहूं, नाव को खेवता रहूं, है ना। वहां पे हो सकता है कि तुम हमको देखो, समझे। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कहते हैं ना कि मैं हो सकता हूं कि जब जैसे ही शाम के लौटते हैं सारस, तो उन सारसों के झुंड में दिखना मैं जरूर होऊंगा। और कवि जो हैं कहते हैं कि मैं जरूर, हम अपने देश में, हम अपने बंगाल में लौटकर आऊंगा, समझे। तो ये क्या करते हैं जी, यहां पे कवि जो चाहते हैं कि मैं मरने के बाद भी इसी बंगाल में जन्म लूं, है ना, और इसी बंगाल में फिर से रहूं, समझे। इसी बंगाल के नदियों के किनारे, इसी बंगाल के खेतों में, इसी बंगाल के मैदानों में मैं फिर से खेलूं, है ना। ये अपनी मातृभूमि के प्रेम को बहुत ही एक गहरे संवेदन से क्या कर रहे हैं जी, ये दर्शाते हैं, समझे। और उसके बाद फिर कहते हैं ना कि हो सकता है कि मैं मनुष्य के रूप में न लूंगा जन्म, तो हो सकता है किसी और रूप में लूंगा, हो सकता है कोई पक्षी बन जाऊंगा, हो सकता है कोई फिर से छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा, हो सकता है कि जो अभी हूं वो अभी ना हो, कोई गरीब बच्चा में मैं जन्म लूं, है ना। हो सकता है किसी रूप में भी जन्म लूंगा मैं, समझे। तो वो अपने मन के भाव को, वो अपने मन के और मातृभूमि के प्रेम को इस कविता के अनुसार बताना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे क्या जी, पहले इसका सारांश देखेंगे, इसका सारांश क्या है। देखिए, पहले इसका सारांश लिखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, लिखना है यही कि लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास एक प्रसिद्ध, या ऐसे लिखेंगे बंगाली प्रसिद्ध कविता है, समझे ना, जिसका भाषांतरित प्रयाग क्या है, प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल द्वारा की गई है, ठीक है। इस काव्य में इस काव्य की सहायता से कवि अपने मातृभूमि बंगाल के प्रति अपने बहुत गहरे संवेदन को, गहरे प्रेम को, अपने मातृभूमि के प्रेम के बारे में प्रेम को व्यक्त करते हैं। और यह मृत्यु के बाद, कवि जो हैं मृत्यु के बाद भी इसी भूमि पे रहना चाहते हैं, बंगाल की धरती पे ही रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, हंस हो, कौवा हो, सारस हो, उल्लू हो, या कोई छोटा बच्चा हो, या कोई गरीब बच्चा भी हो, ठीक है। कवि बंगाल की धरती पर वापस लौट आने की इच्छा को मतलब रखते हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल की नदियां, खेते और उसके प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है ना, और उसका मन मोहक लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं फिर से बंगाल में ही जन्म लूं, समझे। तो ये बस उनका क्या है जी, एक अपने मातृभूमि के प्रति संवेदना है। अब चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है जी, लौट कर आऊंगा फिर इस काव्य का लेखक कौन है। तो जानते हैं, अभी पढ़े हैं, जीवनानंद दास जी हैं, ठीक है। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं जी, तो ये बंगाली भाषा के कवि हैं।
जीवनानंद दास की जन्म कब हुई थी? तो जन्म जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बंगाल साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग महत्वपूर्ण प्रदान किया, उनमें से अधिक प्रभावशाली और मौलिक कवि कौन थे? है ना, तो कौन थे जी? जीवनानंद दास जी है। जीवनानंद दास की मृत्यु कब हुई थी? यहां पर 55 साल में 1954 में हो गया था। जीवनानंद दास की मृत्यु कितनी आयु में हुई जी? तो 55 साल की उम्र में हो गई थी। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? यहां पर है प्रयाग कुमार शुक्ल। क्या है जी? प्रयाग कुमार शुक्ल। क्या है? प्रयाग कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहां लौट आने की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने बंगाल के धरती पर लौट आना चाहता हूं फिर से। फिर उसके बाद जीवनानंद दास किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग, है ना, की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी? तो वनलता सेन। नदिया मैदान, है ना, नदिया मैदान के बुलाएंगे मैं आऊंगा, ये कविता, ये पंक्ति जो है किस कविता की है, यानी किसके द्वारा लिखा, कौन सा कविता की है? तो लौटकर मैं आऊंगा फिर है कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुसार अनुवादक, मतलब इसका कौन अनुवाद किया था? तो यहां पे है प्रयाग शुक्ल। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं जी? तो किशोरी का। ठीक है, यहाँ पे जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो रविनोत्तर काल के। कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास हैं? तो यहां पर है लौटकर आऊंगा फिर। लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मातृभूमि के प्रति प्रेम का भाव प्रकट होता है। जीवनानंद दास कि कैसे मतलब कवि हैं जी? तो यथार्थवादी कवि हैं ये। रविंद्रनाथ ठाकुर कौन थे? तो बंगाल के वो चर्चित कवि थे। वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य का पुरस्कार दिया गया था? तो वनलता सेन को कब दिया गया था? 1952 ईस्वी में काव्य, मतलब इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। जीवनानंद दास के मरने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रकाशित हुआ था? तो बेला, अलबेला, कालबेला, और भी 4 था, है ना। जीवनानंद दास के मरने के बाद कितने कहानियां प्रकाशित हुए थे? 100 कहानी प्रकाशित हुआ था, सब लिख लिख के वो रख रहे थे, है ना। जीवनानंद दास के मरने के बाद उपन्यास प्रकाशित हुआ, कितने उपन्यास प्रकाशित हुए जी? यहाँ पर 13। कितना था? 13। निम्नलिखित में से कौन जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया काव्य है? तो इनमें से सभी, है ना, बेला अलबेला, झरा पालक और वनलता सेन। कवि जीवनानंद दास मनुष्य रूप में न जन्म लेने पर किस रूप में आने की सबसे पहले इच्छा जताते हैं? तो कौन है जी? यहां पर अबाबिल, एक पक्षी है। शायद तुम देखोगे शाम के हवा के साथ उड़ने एक क्या उल्लू को, यानी उड़ते एक उल्लू को, उड़ते ना, यहाँ पे उड़ते एक उल्लू को। यहाँ पे देखिए सीधा क्या है जी? कि यहाँ पर उठा कर एक दे दिया है क्या, कविता का एक लाइन दे दिया गया है, और उसमें से डॉट डॉट कर दिया, वहां पे दे दिया गया क्या, कि यहां से भरिए कि कौन सा एकड़ा में होगा। तो कविता का लाइन भी हमको याद रहना चाहिए, तब अच्छे से ऑब्जेक्टिव और बन सकते हैं। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो यहां से भूमिजा जो है इनकर लिखा हुआ नहीं है, बाकी तीनों जो है इनकर लिखा हुआ है। मन विहिंग और आलोक पृथ्वी किसकी रचना है जी? तो जीवनानंद दास की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब हम लोग जो है फिर से एक नए
मतलब एक अगला जो है जो मतलब होगा है ना, वहां पे हम लोग इसको लेकर आएंगे और उसमें भी कवि परिचय, कविता और उसके बाद क्या है जी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लगले सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, और ये सब जो है ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, है ना, आए हुए हैं, बहुत सारा संभावना है कि आ सकते हैं। यहाँ पर एक और याद कर लीजिएगा कि जीवनानंद दास जो थे जीवित थे तब कितने उनका प्रकाशित हो गया था काव्य, तो उनका कितना था जी 6 गो काव्य प्रकाशित हो चुका था। कितना था 6 गो काव्य यहाँ पे प्रकाशित हो चुका था, समझे, तो ये याद रखिएगा, समझे ना। अब उसके बाद जो है चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना, या अगले क्लास में मिलते हैं, समझे। तो चलिए इतना आज के लिए इतना ही।